हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि सारे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्ती कर रहे होंगे। अब देखो, हमने 1.2 तक सारे प्रश्न, सारे उदाहरण कंप्लीट कर लिए थे। अब करते हैं प्रश्नावली 1.3। तो 1.3 का उदाहरण नंबर 8 लेता हूँ। आपको जैसे √2 को अपने को क्या करना है, सबसे पहले मैं प्रश्न पढ़ता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में। तो सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब आपसे पूछ सकता है कि अपने को पता है कि परिमेय संख्या कौन सी होती है, जो p बटे q के रूप में हो, जिसका HCF 1 के बराबर आए, q बराबर में क्या ना हो, 0। अब अपने को पता है कि रूट वाली संख्या होती तो अपरिमेय संख्या है, लेकिन अब अपने को इसको क्या करना पड़ेगा, सिद्ध करके बताना पड़ेगा कि √2 एक है, अपरिमेय संख्या है तो कैसे है, मतलब इस बात को अपने को क्या करना पड़ेगा, सिद्ध करना पड़ेगा। तो सिद्ध कैसे करेंगे, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान से देखना है, एकदम समझ में आएगा। चाहे √2 का पूछ ले, चाहे √5 का पूछ ले, चाहे √7 का पूछ ले, चाहे √11 का पूछ ले, किसी का भी पूछ ले, करने का जो तरीका है प्रश्न वो एक ही तरीका है। उस तरीके से ऐसे प्रश्न आप हजारों हल कर सकते हो। तो मैं स्टार्ट करता हूं। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले इस प्रश्न को करने के लिए अपने को इसको मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि माना कि √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। सबसे पहले इसको अपन मानेंगे ये परिमेय संख्या है, उसके बाद हम इसको उल्टा साबित कर देंगे कि ये अपरिमेय संख्या। तो किस प्रकार करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान लगा के सुनना है। तो माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। अगर ये √2 हमने परिमेय संख्या माना है तो इसमें क्या गुण होना चाहिए कि एक तो ये p बटे q के रूप की होनी चाहिए। भाई परिमेय संख्या है तो कायदे कानून से किस रूप की होनी चाहिए, p बटा q के रूप की होनी चाहिए। और q बराबर में क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। और क्या खास बात होनी चाहिए कि जो p और q का सहअभाज्य गुणनखंड है, या अपन कहे कि जो HCF है, HCF किसका, P और Q का, वो किसके बराबर आना चाहिए, 1 के बराबर। तब ये √2 क्या हो सकती है, एक परिमेय संख्या हो सकती है। अगर से इन तीन शर्तों का इसने पालन कर लिया तब तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी, वरना ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। अब देखो इसके बटा में कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है, a। अब देखो यहां से आगे, अब बराबर का निशान हो तो अपन क्या करते हैं, या तो वज्र गुणा करते हैं या तिरछा गुणा। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूं वज्र गुणा। तो देखो वज्र गुणा करने पर तो अपन करेंगे वज्र गुणा, यानी q को किससे गुणा करेंगे, √2 से। तो यहाँ पे हो जाएगा √2 और गुणा में क्या हो जाएगा, q, और बराबर में एक को करेंगे p से तो क्या हो जाएगा p। उसके बाद में आपको क्या करना है कि दोनों तरफ क्या करोगे आप, वर्ग करने पर। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे, यानी √2q और बराबर में p है, इसके ऊपर भी घात में 2 लग जाएगी और इसके ऊपर भी क्या लग जाएगी, घात में 2 लग जाएगी। अब 2 के स्क्वायर से इस रूट तो क्या हो जाएगा, यहां से हट जाएगा, और q के ऊपर क्या लग जाएगी, स्क्वायर लग जाएगी। बराबर में यहाँ पे p के ऊपर क्या हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगी, यानी p बराबर में क्या हो जाएगा, 2q स्क्वायर। अब आप इसको मान लो समीकरण नंबर 1 यहां से। अब आप आगे क्या कह सकते हो, अब आप आगे ये कह सकते हो कि अब जो 2 है q स्क्वायर के, ये गुणा में उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में, यानी तो q स्क्वायर बराबर में क्या होगी, p स्क्वायर बट्टा में 2। अब आप क्या कह सकते हो यहां से कि जो p स्क्वायर है वो किससे विभाज्य है, 2 से। तब आप यहां पे कहोगे कि p स्क्वायर 2 से विभाज्य है। अगर ये p स्क्वायर 2 से विभाज्य तो p भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। तो p भी यहां पे आप लिखोगे p भी 2 से विभाज्य होगा। p भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। क्यों होगा अभी बताता हूं। देखो यहां पे मान लो कि मैंने लिखा है कि 5 की स्क्वायर और बट्टा में मैंने लिख दिया मान लो 5, तो ये 5 इससे विभाज्य। अब मैं इसकी स्क्वायर लगा देता हूं, 5 ऊपर से स्क्वायर लगा दी मैंने 5। अब उसके बाद अब क्या होगा अपने पास में 5/5, तो 5 भी 5 विभाज्य है, और जो 5 है वो 5 की स्क्वायर से भी क्या है, विभाज्य। उसी प्रकार अब जो 2 है वो क्या है, p स्क्वायर से विभाज्य है, तो अगर स्क्वायर हटा देंगे तो 2 भी तो p से विभाज्य होगा। तो मैंने इसी प्रकार ये बात यहाँ पे लिखी है। अब करते हैं अब आगे। अब अपन क्या करेंगे, सेम टू सेम इतना काम करने के बाद में आपको लिखना है यहाँ पे p और बराबर में लिखना है r। कुछ भी रूट में 2 आए, रूट में 5 आए, रूट में 7 आए, करने का तरीका ये। इतना करने के बाद में आपको लिखना है p और r। अब r के साथ किसको लिखना है, जो रूट में हो।
तो रूट में कौन है 2, तो यहाँ पे आप r के साथ लिखेंगे 2 को। उसके बाद में सेम टू सेम काम करना है दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करोगे यहाँ पे p के ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगी और बराबर में 2r के ऊपर यहाँ पे भी क्या लग जाएगी स्क्वायर, तो यहाँ पे p स्क्वायर बराबर में 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 और r का वर्ग क्या हो जाएगा r स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे p स्क्वायर का आपके पास मान पड़ा है, क्या मान है कि p स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं 2q स्क्वायर, तो यहाँ से अपन देखो यहाँ पे शांति से देखो कि p स्क्वायर बराबर में क्या लिखा है 2q स्क्वायर, तो p स्क्वायर की जगह पर लिख सकते हैं 2q स्क्वायर, क्यों, क्योंकि जितना p स्क्वायर उतना ही क्या है 2q स्क्वायर, तो कायदे से दोनों बराबर हो गया। तो यहां से अपन कहेंगे कि p स्क्वायर का मान रखने पर, तो p स्क्वायर का मान अपने पास में क्या है 2q स्क्वायर, तो 2q स्क्वायर और बराबर में क्या है 4r स्क्वायर। अब ये 2 गुणा में उस तरफ जाएगा तो भाग में, तो q स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, q स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 4r स्क्वायर बट्टा में 2, 1 2 2 2 2 कितना हो गया 4, तो फाइनल अपने पास में कितना आ गया q स्क्वायर बराबर में 2r स्क्वायर। अब ये r स्क्वायर गुणा में 2 इधर आएगा तो भाग में, तो q स्क्वायर के बट्टे में क्या हो जाएगा 2 और बराबर में क्या हो जाएगा r स्क्वायर। अब अपन कह सकते हैं कि q स्क्वायर 2 से विभाज्य, तो q भी क्या होगा 2 से विभाज्य, तो साथ ही समझो आप, तो यहां पे अपन लिखेंगे q स्क्वायर 2 से विभाज्य है, तो q भी 2 से विभाज्य होगा। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो यहां से आगे आपको शायद ये दिख नहीं होगा, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, यहाँ पे इस पूरी बात को यहां पे लिख देता हूं, मैं इसको यहां पे लिख रहा हूं कि q स्क्वायर 2 से विभाज्य है, तो q भी 2 से विभाज्य होगा। जिस प्रकार हमने इसको किया है कि भाई अपने पास में q स्क्वायर के गुणा में 2 था, उस तरफ गया तो भाग में, तो अपन कह सकते हैं कि p स्क्वायर के बट्टा में गुणा है 2, तो हमने कहा था ना कि p स्क्वायर के भाग में कौन है 2, तो हमने कहा था ना कि p स्क्वायर 2 से विभाज्य, तो p भी क्या होगा 2 से विभाज्य। सेम टू सेम उसी प्रकार हमने लिखा है कि q स्क्वायर 2 से विभाज्य, तो q भी क्या होगा 2 से विभाज्य होगा। अब देखो आगे, अब अपन कहेंगे कि समीकरण नंबर, देखो यहां से हमने क्या कहा था कि जो अक्षेप होता है P और Q का वो कितना होना चाहिए 1। अक्षेप का क्या मतलब है, अक्षेप का मतलब मैंने पहले बताया था, अभी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए अक्षेप का क्या मतलब होता है। अक्षेप कैसे एक हो, अक्षेप कैसे एक हो, जैसे मान लो मेरे पास में कोई संख्या है 2/3 और एक मेरे पास है 5/10, एक तो मैं इसका अक्षेप निकाल रहा हूँ 2/3 का और एक मैं निकाल रहा हूँ 5/10 का, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 का अभाज्य गुणनफल क्या होता है 2 गुणा में 1, 3 का अभाज्य गुणनफल क्या होता है 3 ही होता है, गुणा में 1 लगा दे कोई फर्क नहीं पड़ता, और यहाँ पे 5 का अभाज्य गुणनफल क्या होता है 5, गुणा में कुछ नहीं क्या लगा दे 1, 10 का अभाज्य गुणनफल क्या होता है 2 गुणा में 5, सही बात है। अब अक्षेप क्या होता है, अक्षेप होता है तो दोनों में क्या है कॉमन, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 1, तो यहाँ पे इसका अक्षेप कितना हो जाएगा 1, और इसमें अक्षेप क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको 5 इसमें भी है 5 इसमें, तो अक्षेप कितना हो गया 5। तो इस प्रकार अपने पास में अक्षेप 5 नहीं आना चाहिए, कितना आना चाहिए 1, मतलब इन दोनों में किसी का भी भाग नहीं जाना चाहिए, तभी वो संख्या परिमेय संख्या हो सकती है, वरना वो संख्या परिमेय संख्या नहीं हो सकती। अब इसके अंदर 5 का भाग जाता है 10 में भी और 5 में भी, इसलिए पूरी तरह से परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है जो अक्षेप होता है P और Q का वो किसके बराबर होना चाहिए 1 के बराबर होना चाहिए। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो आगे, अब मैं यहाँ पे आपको ये बता रहा हूं कि आप एक को देखो इसको कि p स्क्वायर 2 से विभाज्य और q स्क्वायर भी किसी विभाज्य है 2 से, यानी p जो अक्षेप है किसका P और Q का वो किसके बराबर आ रहा है 2 के बराबर आ रहा है, क्योंकि P भी 2 से विभाज्य और Q भी किससे विभाज्य है 2 से, यानी P और Q का मान कितना आ रहा है 2 आ रहा है। लेकिन अक्षेप कितना आना चाहिए हमारे पास में, अक्षेप परिमेय संख्या होने के लिए कितना आना चाहिए 1, मतलब इसका जो अक्षेप वो किसके बराबर नहीं आ रहा है 1 के बराबर नहीं आ रहा है, 1 के बराबर आना चाहिए तभी अपने पास में परिमेय संख्या होती है, तो वो 1 के बराबर नहीं आ रहा, तब अपन कहते हैं कि अतः हमारी जो अवधारणा है वो क्या प्रकट होती है विरोधाभास प्रकट होती है। तो अपन लिखेंगे यहाँ पे कि अतः हमारी
अवधारणा अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है। अतः अपन कह देंगे कि रूट दो एक अपरिमेय संख्या है। बस चाहे रूट 2 आ जाए, चाहे रूट 5 आ जाए, चाहे रूट 7 आ जाए, चाहे रूट 11 आ जाए, कोई भी संख्या को करने का तरीका बस यही सेम टू सेम है। बस आपको ध्यान रखना है, मैंने जो लास्ट में बात लिखी उसमें एक बार और समझा देता हूं। अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है। विरोधाभास का मतलब होता है जो भी हमने यहाँ पे काम किया है वो सारा का सारा क्या होता है, उल्टा प्रकट होता है। जो हमने सोचा था वो सारा का सारा गलत साबित होता है। इसलिए जो रूट 2 है वो अपने पास में क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ऐसे आप कर सकते हो सारे प्रश्न। अब करते हैं अपन उदाहरण नंबर 9। उदाहरण नंबर 9, सिद्ध कीजिए कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। जैसे हमने उदाहरण नंबर 8 को किया था, एकदम डिट्टो ही उदाहरण नंबर 9 है। पहले वाले की तरह करना है। उसमें रूट 2 था, इसमें रूट 3 है। जिसमें उसमें सबसे पहले हमने इसको माना था कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है। सेम टू सेम इसमें मानना है कि रूट 3 अपने पास में क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हल कर रहे हैं हम यहां से। माना कि रूट 3 एक परिमेय संख्या है। अगर ये रूट 3 परिमेय संख्या है हमने मानी है तो ये किस रूप की होनी चाहिए, एक तो ये p बटा q के रूप की होनी चाहिए। दूसरी बात क्या कि q बराबर में क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तीसरी बात कि जो इसका HCF है, किसका, p और q का, वो किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर। अगर ये इतनी बातों का ये पालन कर रहा है तब तो रूट 3 क्या है, एक परिमेय संख्या। अगर इसमें से एक की बात का ये पालन नहीं करेगा तब अपन कह देंगे कि रूट 3 क्या है, एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। तो मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। अब देखो इसके बटा में कुछ नहीं, इसका मतलब क्या लगा लो, 1 लगा लो, ठीक है। अब है आगे देखो यहां से, अब बराबर का निशान तब अपन क्या करेंगे, वज्र गुणा, या बोले तो तिरछा गुणा। तो वज्र गुणा करने पर वज्र गुणा करेंगे यानी तिरछा गुणा, इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे करेंगे। तो q को करेंगे रूट 3 से तो कितना हो जाएगा, रूट 3q। और बराबर में p को करेंगे 1 से तो क्या हो जाएगा, p। उसके बाद में अपन क्या करते हैं, दोनों तरफ है वर्ग करने पर। तो यहां पे करेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करना है यानी रूट 3q, रूट में 3q और बराबर में अपने पास में p। इसके ऊपर भी स्क्वायर लगानी है और इसके ऊपर भी क्या लगानी है, स्क्वायर। इस स्क्वायर से रूट 3 तो यहां से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 3। और q के ऊपर क्या लग जाएगी, स्क्वायर। और बराबर में यहां पे क्या हो जाएगा, p स्क्वायर। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। यहां से देखो अब जो ये q स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा कि ये गुणा में उस तरफ जाएगा तो भाग में, तो p स्क्वायर का बट्टा में कितना जी, 3। तो अपन यहां से क्या कह सकते हैं कि p स्क्वायर 3 से विभाज्य। ये बात अपन यहां से कह सकते हैं कि p स्क्वायर 3 से विभाज्य है। तो pb 3 से विभाज्य होगा। देखो जिस प्रकार मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे मान लो 6 के ऊपर मैंने घात 2 लगा रखी है और बट्टे में मेरे पास में 6, तो 6 इस स्क्वायर के 6 से विभाज्य है कि नहीं है। उसी प्रकार अगर मैं इसके ऊपर से स्क्वायर हटा दूं और बट्टे में सीधा 6 लगा दूं तो ये 6 इससे विभाज्य है, ये 6 इससे विभाज्य है। तो उसी प्रकार ये जो 3 है ये p स्क्वायर से विभाज्य है और ये जो 3 है वो किसी विभाज्य p से भी विभाज्य। समझ में आ गया ना बात। अब सेम टू सेम आगे उसके बाद में मैंने आपको क्या कहा था कि उसके बाद में आपको लिखना है एक तो p और एक लिखना है बराबर में r। और r के साथ किसको लिखना है, जो रूट में संख्या है। तो रूट में संख्या अपने पास में कौन है, 3। उसके बाद में आपको क्या करना है, दोनों तरफ है वर्ग करना है। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे। यहाँ पे जैसे p है और बराबर में अपने पास में 3r है, इसके ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगी और इसके ऊपर भी क्या लग जाएगी, स्क्वायर लग जाएगी। यहां से हो जाएगा p स्क्वायर और बराबर में यहाँ पे 3 का वर्ग होता है 9 और r का हो जाएगा r स्क्वायर। अब देखो अपने पास में p स्क्वायर का मान है, क्या है p स्क्वायर का मान, 3q स्क्वायर। यानी p स्क्वायर की जगह पर क्या रखेंगे,
3q²। तो यहां पर करें p² का मान रखने पर, तो p² का मान रखने पर, तो p² का मान क्या हो जाएगा, p² का मान हो जाएगा 3q²। क्या हो जाएगा, 3q² बराबर में है 9r²। अब ये 3 गुणा में है, उस तरफ जाएगा तो भाग में, यानी क्या हो जाएगा, q² बराबर में 9r² बट्टा में हो जाएगा 3, 1 3 3 3 9, यानी q² बराबर में क्या हो जाएगा 3r²। अब ये 3 गुणा में इस तरफ आएगा तो भाग में, यानी q² के बट्टे में क्या आ जाएगा 3 और बराबर में क्या है r²। जैसे मैंने यहाँ पे बात लिखी वही सेम टू सेम बात आपको यहाँ पे लिखना है, तो इसकी इस बात को मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। तो अपन कहेंगे यहाँ पे कि q² किससे विभाज्य है, 3 से, तो अपन लिखेंगे q² 3 से विभाज्य है, तो q भी 3 से विभाज्य होगा। अब देखो शांति से, मैंने यहां पे लिखा है कि p से 3 विभाज्य और q से 3 विभाज्य। अब p और q दोनों 3 से विभाज्य, मतलब p और q का मान क्या है 3, लेकिन अपने पास में परिमेय संख्या होने के लिए अक्षेप कितना आना चाहिए 1, उसमें p और q बराबर में कितना आ रहा है 3, मतलब उसमें अक्षेप कितना आ रहा है 3, किसके बराबर नहीं आ रहा 1 के बराबर। तब अपन यहां से कह देंगे जो अक्षेप है किसका, p और q का, वो किसके बराबर नहीं आ रहा है 1 के बराबर नहीं आ रहा है। अगर इस गुण का इसने पालन नहीं किया, इसलिए पर कहते हैं कि हमारी जो उदाहरण है वो क्या होती है, विरोधाभास प्रकट होती है, मतलब जो भी हमने ये सोचा था वो सारा का सारा क्या होता है, गलत साबित होता है, यानी उल्टा साबित होता है। तब अपन कहेंगे यहां से कि हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है, अतः √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो जिस प्रकार हमने उदाहरण नंबर 8 किया था, उसी प्रकार हमने किया उदाहरण नंबर 9। अब करते हैं उदाहरण नंबर 10। उदाहरण नंबर 10 क्या बोल रहे हैं, दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो जिस प्रकार हमने उदाहरण नंबर 9 किया था उससे थोड़ा सा छोटा है और उससे आसान है, ध्यान से देखना है। तो हमने कहा था कि किसी भी संख्या, किसी भी अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले उसको अपने को परिमेय संख्या मानना पड़ेगा। तो यहां पे लिखेंगे कि हल में यहां पे लिखेंगे कि माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। अगर ये 5 - √3 परिमेय संख्या, तो ये किस रूप की होनी चाहिए, p/q के रूप की होनी चाहिए। q बराबर में क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। और इसका जो अक्षेप है किसका, p और q का, वो किसके बराबर आना चाहिए, सदैव 1 के बराबर आना चाहिए। अगर ये इतनी बातों का ये पालन करता है तब तो अपने पास में ये परिमेय संख्या हो जाएगी। अब पितु ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहां से शांति से मैं इसको एक स्टेप आगे लिख रहा हूं, देखो शांति से कि 5 - √3 बराबर में है p/q। अब ये 5 है, आप इसको ऐसे भेजो कि p/q को तो इस तरफ भेजो और √3 को भेजो उस तरफ। तो ये p/q प्लस का इस तरफ आएगा तो इसका हो जाएगा माइनस का p/q, और बराबर में ये माइनस का √3 उस तरफ जाएगा तो इसका हो जाएगा प्लस का। तो यहाँ पे हो गया ये √3। अब देखो ये पूरी की पूरी एक परिमेय संख्या है और ये क्या अपने पास में √3 है, अपरिमेय संख्या। आपको मैंने वीडियो नंबर 1 में बताया कि कौन सी परिमेय संख्या होती है और कौन सी अपरिमेय संख्या होती है। अगर वो वीडियो आप देखोगे तो ये आपको पूरी की पूरी जो कहानी है एकदम समझ में आ जाएगी। तो ये एक रूट वाली जितनी भी संख्याएं होती है वो सारी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो ये अपने पास में p/q के रूप की है और ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो कभी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या नहीं हो सकती, बराबर नहीं हो सकती। तब अपन यहाँ पे लिखेंगे कि अपने पास में तो 5 - p/q बराबर में दे रखा है √3, ये कभी बराबर नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, यहाँ पे कारण लिखेंगे
क्योंकि परिमेय संख्या व परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होती है। अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है। तो अपन कह सकते हैं कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका कंप्लीट हो गया उदाहरण नंबर 10। अब करते हैं उदाहरण नंबर दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। जैसे हमने उदाहरण नंबर 10 किया था एकदम सेम टू सेम उसी प्रकार का प्रश्न है। तो अपने को पता है कि इस प्रकार के जो भी प्रश्न होते हैं उनको हल करने के लिए सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ता है, मानना पड़ता है। तो यहाँ पे भी अपन मानेंगे, माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। अगर ये 3√2 एक परिमेय संख्या है तो ये किस रूप की होनी चाहिए, p बटा q के रूप की होनी चाहिए। q बराबर में क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। और इसका जो अक्षेप है किसका, p और q का, वो किसके बराबर आना चाहिए, 1 के बराबर। ये होती है परिमेय संख्या होने की कंडीशन या बोले तो शर्त। अब देखो यहां से आगे तो 3√2 बराबर में p बटा q, इसके बटा में। अब देखो यहां से एकदम सिंपल है, कुछ नहीं करना है, ये गुणा में है उस तरफ जाएगा तो भाग में। तो √2 बराबर में p बटा q और ये गुणा में था, इस तरफ आएगा तो कहां पे हो जाएगा, भाग में। अब आप ध्यान से देखो कि √2 अपने पता है ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। और ये दोनों की दोनों किस रूप की है, p बटा q के रूप की है। तो ये तो होगी अपरिमेय संख्या, ये होगी परिमेय संख्या। और आपको पता है कि कभी भी अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या क्या नहीं हो सकती, बराबर नहीं हो सकती। तो अपन यहां पे कहेंगे कि चूंकि √2 p बटा 3q ये दोनों क्या नहीं है, बराबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पे आपको कारण भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होती। तब अपन कहेंगे कि अतः जो भी हमने सोचा है वो सारा का सारा क्या होता है, अपोजिट प्रकट होता है। तो यानी अपन कहेंगे अतः हमारी अवधारणा मतलब जो कुछ भी हमने सोचा है, होता है हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है। अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार हमने सारे के सारे 1.3 के उदाहरण है वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब अगले वीडियो में करेंगे अपन 1.3 के जितने भी है सारे प्रश्न। धन्यवाद।